हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एसएसजी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं अभिनव श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप बेहतर होंगे और आप आगामी परीक्षाओं के लिए न केवल अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे होंगे बल्कि साथ ही साथ आप इस उधेड़बुन में भी होंगे कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ दिया जाए। जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में पिछले 7 वर्षों के पेपर एनालिसिस को लेकर के मैंने उस ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स आपके सामने रखने की कोशिश की थी जिनको अगर आपने तैयार कर लिया, जिनको अगर आपने बेहतर ढंग से अपने कॉन्सेप्ट में उतार लिया, तो दोस्तों कोई रोक नहीं सकता आपको कामयाब होने से, क्योंकि यह वर्ष यानी वर्ष 2025 इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा आपकी कामयाबी के वर्ष के रूप में। लेकिन यह तो हुई बात अभी तक आपके प्रीवियस पेपर्स के आधार पर कुछ चुनिंदा टॉपिक्स की ओवरऑल जीएस से। लेकिन आज मैं आपसे डिस्कस करने के लिए मौजूद हूं दोस्तों इस वीडियो में अलग विषय पर, और इस विषय में सबसे पहले मैं आपके साथ उपलब्ध हूं चर्चा करने के लिए इतिहास के बारे में। दोस्तों, इतिहास जैसे विषय पर जिस तरह से हमारे इतिहास में होने वाली घटनाओं का विश्लेषण किया गया, जिस तरह से उन घटनाओं का ब्यौरा दर्ज किया गया, आप सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय इतिहास का जो लेखन हुआ है वो उस तरह से तर्क संगत नहीं दिखाई देता, उस तरह से क्रमिक नहीं दिखाई देता, श्रृंखलाबद्ध नजर नहीं आता, जहां पर घटनाओं को याद रखना आपके लिए आसान हो। ऐसे में छात्रों के लिए इस तरह की चुनौती का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कि आखिरकार इतिहास जैसे विषय में जिसका विस्तार इतना बड़ा है, क्योंकि वहां पर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, साथ साथ आधुनिक इतिहास, कला और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को शामिल किया जाता है। तो इसी वीडियो में संक्षिप्त में, शॉर्ट में, मैं आपसे कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक इतिहास के पढ़ने की कोशिश करूंगा, डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, जिनको अगर आप कवर कर पाते हैं दोस्तों, तो फिर यही है वो टॉपिक जहां से पूछे जाएंगे इस बार सवाल। और अगर आपने इन सवालों पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली तो उतनी ही पकड़ आपकी मजबूत होती जाएगी आपकी सफलता पर भी, आपकी कामयाबी पर भी। तो चलिए बिना किसी लेट के, बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक को, जो कि भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत जब होती है तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, नगर नियोजन, लिपि, धर्म और व्यापार से इस विषय की शुरुआत करेंगे हम लोग। कारण यह है कि अगर आप पिछले करीब 7 से 8 वर्षों का पेपर उठाकर देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए प्रश्न हमें नजर ही आते हैं। हालांकि लिपि की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को फिलहाल अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन यही वो कारण भी है दोस्तों जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी हमारे पास नहीं है। खासकर ऐसे सवाल कि ये संस्कृति अपने समकालीन अन्य संस्कृतियों से इतनी अलग, इतनी विकसित और इतनी एडवांस कैसे हुई। जिस समय पूरी दुनिया कुछ गड्ढों में, गर्तावासों में रहने के लिए मजबूर थी, कुछ निश्चित आकार के ईंटों से बने हुए 2 मंजिला मकानों में कैसे ये लोग रहने लगे, कैसे इन्होंने विकसित किया अपने आप को, कैसे इनका ड्रेनेज सिस्टम विकसित हुआ, इन सारी चीजों पर इसमें आपका ज्ञान मजबूत होना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ वैदिक संस्कृति, जिसमें ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल का विवरण हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि वैदिक काल को इन 2 हिस्सों में हम बांटते हैं और वैदिक काल के इन दोनों हिस्सों में हम वेदों की रचना के आधार पर इनका विभाजन करते हैं। क्योंकि ऋग्वेद के जिन 10 मंडलों का हम जिक्र करते हैं दोस्तों, आपको पता है ये 10 मंडल एक साथ नहीं रचे गए। कुछ मंडल इसमें पहले रचे गए जिन्हें हम ऋग्वैदिक मंडल के तौर पर देखते हैं, और कुछ मंडल बाद में रचे गए जिसे उत्तर वैदिक कहते हैं। कैसे उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ने अपनी जगह बनाई भारतीय समाज में, इसने भारतीय समाज को कैसे विभाजित किया, इस तरह के प्रश्नों पर आपकी जानकारी की मांग आयोग करता रहा है। तत्कालीन भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था का भी जिक्र करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि दोस्तों इतिहास इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट, हिस्ट्री इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ इस सब्जेक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आप पढ़ेंगे समकालीन वैज्ञानिक प्रगति, समकालीन समाज को, समकालीन अर्थव्यवस्था, भौगोलिक क्षेत्र और तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था, जैसा कि वैदिक काल में सभा और समिति का नाम आपको देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं बौद्ध और जैन धर्म की, इनकी परस्पर तुलनात्मक
अध्ययन की मांग आयोग पहले भी करता रहा है। क्या कारण रहे कि दोनों धर्मों का विकास भले ही साथ हुआ, समकालीन समाज में हुआ, लेकिन दोनों की शिक्षाओं में समानता होने के बाद भी एक धर्म को लोगों ने न केवल प्रश्रय दिया, बल्कि दूसरा धर्म अपनी रूढ़िवादी विचारधारा और अपने एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर की वजह से अलोकप्रिय होता चला गया। इन कारणों का यहां पर त्रिरत्नों की बात करें, अष्टांगिक मार्ग की बात करें, और तीर्थंकरों में जिन 24 तीर्थंकरों का नाम आता है, उनका क्रम, उनका प्रतीक, ये सारी चीजें आपसे यहां पर पूछी जाती हैं। महाजनपद काल की बात करें तो मौर्य साम्राज्य सभी महाजनपदों में से एक सबसे समृद्ध और सबसे बृहद जनपद, जिसका नाम मगध था, वहां कैसे कौन सा साम्राज्य पहले आया। मगध की स्थापना, जो कि आपको पता है कि पुराणों में मगध का नाम दोस्तों क्या मिलता है, पुराणों में मगध का नाम मिलता है कीकट, और कीकट की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो उसी बृहद्रथ वंश को जाता है, जिसके उत्तराधिकारी पर या उत्तराधिकारी के रूप में हम जरासंध का नाम लेते हैं। और ये वही जरासंध है दोस्तों जिसने भीम के साथ मल्ल युद्ध लड़ा था, और कृष्ण के दिशा निर्देशों पर कैसे भीम ने जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए थे। अगर इतिहास जैसे विषय को हम कथात्मक रूप में पढ़ें, ऑडियो विजुअल सामग्री का इस्तेमाल करें, तो इस विषय को रटने की जो आवश्यकता आप समझते हैं या समझते रहे हैं, यह आवश्यकता दोस्तों खत्म हो जाती है। साथ ही साथ मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद के भारतीय साम्राज्य में जब ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, शुंग वंश का नाम आता है, पुष्यमित्र शुंग का नाम आता है, और बौद्धों के प्रति उसकी नीतियां क्या थी, क्या सचमुच उसने बौद्ध धर्म का पूरी तरह से सफाया करने की कोशिश की। कहा जाता है कि उसने 60,000 से ज्यादा स्तूपों को नष्ट करवा दिया। क्या सच्चाई है इन तथ्यों में, इन चीजों को हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम जानेंगे गुप्त काल के कला और साहित्यिक जैसे विषयों पर, क्योंकि कला और साहित्य के स्वर्णिम काल के रूप में हम लोग गुप्त काल का नाम जानते हैं। संगम काल की बात करें दोस्तों तो साहित्य के और तमिल साहित्य की बात करना ज्यादा सही होगा, क्योंकि संगम काल जिस तमिल साहित्य के विकास पर केंद्रित है, क्या था विषय इस तमिल साहित्य का, संगम साहित्य का, क्या इसमें अहनानुरु और पुरनानुरु का क्या महत्व है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कुछ ऐसे साहित्यकार जो तमिल साहित्य से जुड़े हैं, जिसमें मणिमेखलय, शिलप्पाधिकारम, कीतलय सत्तनार, इन सब लोगों का नाम आता है। तो उनकी साहित्यिक कृतियों और उन कृतियों का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के बारे में यहां पर आपसे अच्छे प्रश्न पहले भी पूछे जाते रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दक्षिण भारत के प्रमुख वंशों में चोल, चेर और पांड्य का नाम आता है। तो चोल, चेर और पांड्य खासकर अगर बात करें तो शेन गुट्टवन जैसे राजा चेर वंश से संबंधित हैं, और चोलों की बात करेंगे तो चोलों में सबसे बड़ा नाम आता है दोस्तों राजराज प्रथम का, जो फेमस है अपने उन मंदिरों के लिए जो रॉक कट स्ट्रक्चर पर आधारित हैं। यानी कि इस हिस्से से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं। प्राचीन भारतीय कला और स्थापत्य की बात करना, जिसमें स्तूप, जिसे चैत्य भी कहा जाता है, गुफाएं, चाहे बात यहां पर अजंता एलोरा की हो, बाघ की गुफाओं की चर्चा की जाए, या मंदिर निर्माण के संबंध में नागर, बेसर और द्रविड़ शैली की बात की जाए, कैसे ये भिन्न है, इसका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन आपको करना होता है। प्राचीन भारत में विज्ञान और तकनीक के विकास की बात भी करेंगे। खासकर बात जब चिकित्सा की होती है तो आपको पता है कि कुषाण वंश के दौरान दोस्तों हमें वो नाम देखने को मिलते हैं जिन्हें चरक और सुश्रुत जैसे नामों से हम जानते हैं। आज मेडिकल साइंस जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है, आज सर्जरी में जिस तरह के उपकरणों का, जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, उन चीजों के बारे में पहले भी चरक और सुश्रुत जैसे लोगों ने अपने विवरण में पहले भी उनका जिक्र किया हुआ है। फिर बात आ जाती है दोस्तों दिल्ली सल्तनत की, जो 1206 से 1526 के 320 वर्षों में विस्तृत रहा। उसके प्रशासन, एकता प्रणाली और महत्वपूर्ण सुल्तान और उनकी उपलब्धियों का जिक्र आपसे यहां पर पूछा जाता है, और इस बारे में आपके पास एक बेहतर रिकॉर्ड का होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नाम आप देखें, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ 10वां जो टॉपिक आपके सामने है वो है सूफी आंदोलन,
जैसा कि कबीर, गुरु नानक और तुलसीदास की धार्मिक एवं साहित्यिक जो उपलब्धियां हैं उनका जिक्र करना। उसके अलावा मुगल साम्राज्य जो 1526 से 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु तक प्रभावी ढंग से शासन करता रहा, उसमें अकबर की नीतियां, राजपूतों के संबंध में उसकी नीतियां, साथ ही साथ जहांगीर का कला के प्रति प्रेम और शाहजहां का स्थापत्य के प्रति प्रेम किस तरह से ताजमहल जैसी अद्वितीय इमारत के निर्माण का कारण बनी, इन चीजों पर भी हमें अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर रखने की जरूरत पड़ती है। मराठा साम्राज्य और शिवाजी को लेकर दोस्तों आपको पता है कि इस समय एक फिल्म बड़ी चर्चा में चल रही है, नाम है छावा, जो कि औरंगजेब और शिवाजी के उत्तराधिकारी एवं मराठा शासक संभाजी राजे के उपलब्धियों और उनके जीवन वृत्तांत से प्रेरित है। उसमें मुगलों की नीतियां खासकर की मराठों के प्रति और मराठों का मुगलों का विकल्प बनने की जो महत्वाकांक्षा है, उस पर भी आपसे सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, खासकर प्रशासन, सेना और युद्ध नीति के मामले में। मध्यकालीन भारत में कला और स्थापत्य की बात करना जरूरी है, चाहे बात यहां पेट्रा ड्यूरा यानी पच्चीकारी की हो, बात गुंबद निर्माण की हो, बात मकबरों की हो जिसमें हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल यानी षटकोणीय और अष्टकोणीय मकबरों का नाम लिया जाता है। ये सारे स्थापत्य से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। मुगल स्थापत्य, राजपूत स्थापत्य और सुल्तानों के शासनकाल की प्रमुख वास्तुकला का जिक्र, जिसमें मेहराबों का प्रश्न बहुत पूछा जाता है, वो भी हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, खासकर यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आए हैं, और इसमें पहली चीज तो आपको इनका क्रम पता होना चाहिए, और यह भी आपको यह जानकारी होनी जरूरी है दोस्तों कि क्या कारण रहे, क्या परिस्थितियां रही कि ब्रिटिश सत्ताओं ने या ब्रिटिश शासकों ने, खासकर की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स थे, उनकी नीतियां इतनी प्रभावी क्यों थी कि उन्होंने पुर्तगालियों समेत डच, स्वीडिश और डेनिश व्यापारियों को प्रतिस्थापित कर दिया। इन नीतियों का विश्लेषण हम करते हैं यहां पर। साथ ही साथ अंग्रेजों के विस्तार में प्लासी और बक्सर जैसी लड़ाइयों का क्या योगदान रहा, यह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इनका जिक्र करना। जैसा कि आपको पता है कि इसी में 20 बेदारी और मालगुजारी जैसे नाम हैं, ये कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं, कहां कौन सी व्यवस्था पहले लागू की गई, कितने प्रतिशत लगान था वहां पर, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का सिद्धांत क्या है, इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया, किसने इंट्रोड्यूस किया, और कैसे इसे कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने, जिन्हें हम एक तरह से मार्क्सवादी विचारधारा का जनक मानते हैं, उन्होंने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस क्यों कहा। ये सारे सवाल हमारे आपके बीच चर्चा का विषय बनेंगे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों पर बात करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कारण बहुत पूछे जाते हैं। साहित्य अगर बात करें तो राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, तात्कालिक कारण, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण, ये सारे कारण हमें बताने होते हैं, और इन कारणों को अगर हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो चुनौतियां ज्यादा गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि सवाल इन्हीं कारणों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उसके अलावा परिणामों पर भी बात करना जरूरी है कि किन कारणों से 1857 का विद्रोह विफल हो गया, ये भी हम लोग यहां पर जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरणों में तीनों की बात करते हैं, उदारवाद की, उग्रवाद की और गांधीवाद का भी यहां पर जिक्र हमें करना होता है। हमसे इस बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला नाम आपके सामने इसी में गांधीवाद का आ रहा है, तो गांधी के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और उनके प्रमुख आंदोलनों का जिनका उन्होंने नेतृत्व किया, और भारतीयों को सत्याग्रह का हथियार उन्होंने दे दिया। क्या है सत्याग्रह, कैसे गांधी के ऊपर आरोप लगते हैं उनके दोहरे व्यक्तित्व को लेकर के, खासकर उनके दोहरे आचरण को लेकर के, आंदोलनों के संबंध में कि कभी वो हिंसा को गलत ठहराते हैं और कभी सही। क्या सचमुच गांधी भारत विभाजन के कारण माने जाने चाहिए, और जिन्ना जैसे लोग जो कभी एक प्रबल राष्ट्रवादी हुआ करते थे, बहुत मुखर राष्ट्रवादी हुआ करते थे, इकबाल जैसे लोग जिन्होंने अपनी किताब बंगई दर्रा में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, कैसे ये लोग अचानक से भारत के विभाजन की बातें करने लगे। क्या राजनीतिक परिस्थितियां रहीं, क्या उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, या फिर कांग्रेस की अदूरदर्शिता और ब्रिटिश साम्राज्य की डिप्लोमेटिक पॉलिसीज का शिकार हो गए, ये क्या था इसमें से सच, ये सारी चीजें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे।
इन क्रांतिकारी आंदोलनों में प्रमुख आंदोलनकारियों और खासकर प्रमुख क्रांतिकारियों का जिक्र करना, विशेषकर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का क्या योगदान था भारत की आजादी में। जैसा कि विंस्टन चर्चिल से जब ये पूछा गया दोस्तों कि भारत की आजादी में आप गांधी के योगदान को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, तो उसने साफ तौर पर इसे सिरे से नकार दिया और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को एक बड़ा कारण बताया उसने कि वो एक बड़ा वजह था, एक बड़ा कारण था अंग्रेजों के भारत छोड़ने का। इसमें कितनी सच्चाई है, इस घटना का विश्लेषण भी हम लोग करेंगे। अंग्रेजों की प्रमुख सुधार नीतियों का बात करना जरूरी है और सबसे बड़ी चीज कि तत्कालीन सामाजिक सुधारों पर क्या क्या सुधार थे, डीके कर्वे का क्या योगदान था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करना, या फिर उस समय अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक के तौर पर सर सैयद अहमद खां की नीतियां और कांग्रेस से उनका मतभेद किन बिंदुओं पर था, ये सब भी प्रश्न बनते रहते हैं। राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधारों और उनके द्वारा स्थापित संगठन ब्रह्म समाज की क्या भूमिका रही, तत्कालीन भारतीय समाज में धार्मिक सुधारों की दिशा में क्यों उन्हें भारत में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, क्यों हम उन्हें बांग्ला गद्य का जनक कहते हैं, और राजा नाम उन्हें कैसे और क्यों मिला, ये सब प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के इन प्रमुख चरणों में उनकी स्थापना से 1947 के उन तीनों चरण, जिसे मैंने उदारवादी, उग्रवादी और तीसरा नाम गांधीवादी कहा, इन कारणों का विश्लेषण किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद के भारत की बात करना, खासकर संवैधानिक निर्माण, जो संविधान निर्माण के इतिहास की बात करेगा, जिसकी शुरुआत जो है दोस्तों सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चलती रहेगी 1935 के भारत शासन अधिनियम तक। तो इनके बाद क्या क्या चरण रहे, किस चरण में किस तरह के परिवर्तन आए, किस तरह से उसने भारत की आजादी की लड़ाई को प्रभावित किया, ये भी आपके पास स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस तरह के विषय में, क्योंकि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री देखने में तो अलग है, लेकिन हमारा आज हमारे बीते हुए कल का नतीजा होता है दोस्तों। इसलिए अपने बीते हुए कल को अगर हम नहीं जान पाएंगे तो हम अपने आज के भारतीय समाज की संरचना, उसमें जो कमियां हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और सुधारना चाहते हैं, इसको लेकर हमारे पास कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं बन पाएगा। उसके आगे आगे बढ़ने पर 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश की भूमिका कहां, कौन सा नेतृत्व करता था, किसने विद्रोह का दमन किया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, ये सारे सवाल, कौन आपका तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, कहां पर अंग्रेजी और भारतीय सेनाओं का टकराव हुआ, किस नदी के किनारे हुआ, इस तरह के फैक्चुअल सवाल, तथ्यात्मक सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में काकोरी कांड और चौरी चौरा घटना का क्या प्रभाव पड़ा, यह भी विश्लेषण का विषय है। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, और उत्तर प्रदेश में समाज सुधार आंदोलन, जिसमें आर्य समाज और प्रार्थना समाज का क्या रोल था, इस पर भी आपसे एक बेहतर जानकारी की मांग की जाती है। दोस्तों, ये तो रही बात आपके सामने इतिहास के संबंध में जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस एक संक्षिप्त वीडियो में इतिहास की तैयारी को लेकर आपके मन में जो भटकाव, जो भ्रम की स्थिति थी, वो काफी हद तक खत्म हो गई होगी। और अगर आपने दिए गए बिंदुओं, यानी जिन मुद्दों पर हमने आपसे बात की और आपसे बताया कि इन टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको इन्हीं टॉपिक पर एक प्रॉपर बैच हम उपलब्ध कराएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से और इन मुद्दों के हिसाब से, जिनका आप न केवल नोट्स बनाएंगे और उसे लगातार कंसाइज करेंगे, और कंसाइज करके अगर आप उसका रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और आपकी इसी कामयाबी के लिए समर्पित है एसएसजी गुरुकुल का ये प्लेटफॉर्म, और समर्पित हूं मैं, यानी अभिनव श्रीवास्तव। तो मिलेंगे दोस्तों इसी मंच पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आपके पास कोई सवाल हो, आपको लग रहा हो कि इन सवालों का जवाब आपको चाहिए और मैं आपके इन सवालों का जवाब दे सकता हूं, तो दोस्तों मैं तत्पर हूं आपके उन सवालों के जवाबों के लिए। तो बिना किसी देरी के आप इन वीडियोस पर अपनी राय और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपकी और क्या समस्याएं हैं, ताकि हम पीयर टू पीयर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें, वन टू वन कम्युनिकेशन कर सकें और दे सकें आपको हर वो तरीका, हर वो समाधान जो कर देगा आपके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर। तो मिलते हैं दोस्तों इसी मंच पर एसएसजी गुरुकुल के। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।